हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे और साथ ही रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी वगैरह देखेंगे। तो अगर आपने वो सेकंड लेक्चर मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम लोग किस प्रकार से करेंगे, सिलेक्शन रूल क्या होता है, वो अगर नहीं देखा तो उसको देख लो, क्योंकि अगर उसको देख लोगे ना फिर ये लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप सभी लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो उसी को बेसिस मान से है ना पूरा हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करते हैं। सो देखो और इस प्रकार से भी आ सकता है, 2021 में आया है और 2019 में एक्सप्लेन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो इसमें लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और भी डिफरेंट टाइप के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आई ए का वैल्यू 0 होगा और आई बी और आई सी क्या होता है, बराबर होगा, है ना। इसको मैंने पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। बस आई ए का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। सो आई क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू m1, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे कि कोई भी मास है, ये m1 है, ये हम लोग का m2 है। सो हम सिंपली से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ये होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये r1 क्या है, r1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो दूरी है m1 का, उसको हम लोग ने बोला r1, और r2 क्या है, m2 का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो r2 है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से s कार्बन और ऑक्सीजन का दूरी कितना है, 0 है। तो यहाँ पास r1 r2 और r3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0, ये 0, वो भी 0, तो ये क्या हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। सो आई ए के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, 0, और आई बी और आई सी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये है हम लोग का लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद द एनर्जी लेवल्स आर क्वांटिटाइज एंड अलाउड एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो एनर्जी लेवल्स हम लोग निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू h/8π² IC J+1। सो ये वाला जो एनर्जी लेवल्स हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाला था, तो सेम एनर्जी लेवल्स हमारा किसके लिए भी आता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आते हैं ना। यहाँ पास जे क्या है, जे इस रोटेशनल क्वांटम नंबर, आई क्या है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, एच क्या है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। ये सभी के बारे में जानते हो। तो इसको हमने बोला था ये क्या है हम लोग का बी है, सो ये हो जाएगा BJ+1। सो जिस प्रकार से हम लोग का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, सेम उसी प्रकार से हम लोग का पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है, अंतर आएगा केवल इस आई का, ठीक है। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग जो आई निकालते हैं, आई क्या है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमने एग्जांपल ली है OCS, यहाँ पास ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये सल्फ़र है। ये हम लोग का ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये क्या है हम लोग का सल्फ़र। सो ये जो तीनों एटम्स है ना, ये सल्फ़र, कार्बन और ऑक्सीजन, वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ये पॉइंट ऐसे है जहाँ इन तीनों एटम्स को बैलेंस किया जा सकता है ना। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। कार्बन से ऑक्सीजन को जो दूरी है उसको मैंने बोला r कार्बन ऑक्सीजन, रेडियस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन, है ना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन को बोला RCO, इसके बीच की जो दूरी RCS, कार्बन और सल्फर, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड सल्फर, और ठीक है, यही तो हो गया ना, 2 डिस्टेंस हो गया हमारे पास। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस कार्बन का जो दूरी है उसको मैंने बोला RC, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इस ऑक्सीजन का जो दूरी है उसको मैंने बोला रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, RO, है ना। और इस सल्फर से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो दूरी है वो क्या है, RS है। तो अभी सभी रेडियस को पहचानना आना चाहिए, सभी जो डिस्टेंस है उसको पहचानना आना चाहिए, है ना। सो दो एटम्स के बीच का दूरी है ना, उसको मैंने दर्शाया है कैसे, देखो। सो इसको अच्छे से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग को कोई दिक्कत ना जाए।
तो ये है हम लोग का क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये है हम लोग का कार्बन और ये क्या है हम लोग का सल्फर, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पास आ रहा है कहीं यहाँ पास। ये है हम लोग का ऑक्सीजन, सॉरी ये है कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का दूरी रेडियस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखना, कार्बन और सल्फर के बीच का दूरी रेडियस ऑफ कार्बन टू सल्फर ऐसे लिखना, ठीक है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी दूरी निकालना है। ये दूरी तो हम लोग का एटम्स के बीच हो गया। अब इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, इससे दूरी हम लोग को चाहिए। तो ये कार्बन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है उसको चाहिए। तो ये मैंने बोला आर ऑफ कार्बन, है ना। आर ऑफ कार्बन मतलब क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस कार्बन एटम की जो दूरी है उसको आर ऑफ कार्बन बोला। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस ऑक्सीजन का जो दूरी है उसको मैंने आर ऑक्सीजन बोला, ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सल्फर का जो दूरी है उसको मैंने बोला आर ऑफ एस। तो ये सभी रेडियस को आप सभी लोग को ये सभी जो डिस्टेंस है ना उसको डिफाइन करने आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कंसिडर ए लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट एंड्स, ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर। सो ये डिफरेंट एंड है। बाय इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग, सो बैलेंसिंग का इक्वेशन क्या है पता है क्या? इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि मैंने आप सभी लोग को डायटोमिक मॉलिक्यूल बताया था, ये कार्बन है, सॉरी ये है हम लोग का हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। सो इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करते रहते हैं ना, तो अगर हमने इसको m1 माना, इसको m2 माना, और इसका जो दूरी है वो r1 है और ये दूरी है r2, तो जितना इधर मासेस है उसको उसका डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है, जितना इधर मास मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस इज इक्वल टू जितना इधर मास मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, ये m1 r1 इज इक्वल टू ये m2 r2 ऐसे। ये है हम लोग का इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इधर कौन कौन सा मास है, इधर अपने पास ऑक्सीजन मास है, और इधर क्या है कार्बन है, और इधर क्या है सल्फर है। तो यहाँ से इसका मास, इसको मास को मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन बोला, इसका जो मास है इसको मैंने मास ऑफ कार्बन बोला, इसका मास को मैंने मास ऑफ सल्फर बोला। सो इसका मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस प्लस इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस। कहने का अर्थ है मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय इस ऑक्सीजन का मास से इसका जो दूरी है कितना है, आर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस मास ऑफ कार्बन और इसका दूरी रेडियस ऑफ कार्बन। ये हो गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, राइट साइड क्या करूँगा, मास ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड बाय इससे जो एक्सिस ऑफ दूरी है कितना है, आर ऑफ एस। सो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। सो ये पहला इक्वेशन क्या आप सभी लोग लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे, है ना, इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग से। इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग से क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कार्बन रेडियस ऑफ कार्बन, इस तरफ का हो गया। अब इस तरफ का कैसे लिखना है, मास ऑफ सल्फर रेडियस ऑफ सल्फर, ये पहला इक्वेशन हो गया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा m3r3 का स्क्वायर, है ना। ये होता है हम लोग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना मासेस है, 3 मासेस है ना। सो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, पहले ये इसको हमने ठीक है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन और इसका दूरी कितना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितना है, आर ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर प्लस m2 है हमने का मास ऑफ कार्बन इंटू आर का स्क्वायर, इसका आर क्या है हम लोग का आर ऑफ सी, है ना, रोटेशन एक्सिस से कितना दूरी है का स्क्वायर प्लस m3 क्या है ms। सो ये मास ऑफ सल्फर और इसका जो दूरी है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर एस का स्क्वायर। सो ये हो गया हम लोग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमें इक्वेशन 1 मिला, ये हम लोग को इक्वेशन 2 मिला, ठीक है। इसके बाद तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन आप लोग इन सभी डिस्टेंस के बीच में निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, आर ऑफ सी ओ, है ना। आर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, आर ऑफ सी ओ प्लस आर ऑफ सी, इसके बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से आर ऑफ, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। सो आप से भी ऐसे इक्वेशन करके लिख देना। ये इक्वेशन बैलेंसिंग हो गया, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे कि आर ऑफ ओ किसके बराबर है, आर ऑफ सी ओ प्लस आर ऑफ सी, इसके बराबर है आर ऑफ सी एस प्लस आर ऑफ ये आर ऑफ एस प्लस आर ऑफ सी इज इक्वल टू आर ऑफ सी एस, ऐसे करके ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। ये सभी इक्वेशन बना लोगे और लिखना, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो इतना निकलेगा, इसको याद करना पड़ेगा,
ठीक है, अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं कर सकते, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसको याद करना है। और इसको याद करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आप सभी लोग को। सो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इक्वेशन को याद कैसे किया जाए। तो इसको याद करने का मेरा जो तरीका है मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। मैंने इसको ना ऐसे सेंटर मान लिया, कार्बन को क्या मान लिया, सेंटर। तो अगर मैंने कार्बन को सेंटर मान लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी लोग कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलोगे, इस साइड का मास इंटू इस इधर का डिस्टेंस। सो इस साइड का मास जो है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन को एमओ लिख रहा हूँ मैं, और इस साइड का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ऑफ सी ओ का स्क्वायर, ऐसे करूँगा, प्लस ये M1 R1 का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या करूँगा, M2 R2 का स्क्वायर करूँगा। तो ये M2 की इधर है हम लोग का MS है, और R का स्क्वायर, इधर का R का स्क्वायर क्या है, R ऑफ CS का स्क्वायर, ऐसे कर, ठीक है। ये वाला पहला टर्म याद हो गया, ठीक है। मैंने कार्बन को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। अभी सेंटर ये है, सेंटर और एक्चुअल सेंटर ये है हम लोग का, है ना। लेकिन अभी के लिए मैं याद करने के लिए, ये तरीका बनाने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं क्या मान रहा हूँ, इस कार्बन को सेंटर माना, इस कार्बन के सेंटर से, कार्बन को इग्नोर कर देना, ठीक है, मास ऑफ कार्बन को इग्नोर करना भी। सो इससे आर ऑफ सी ओ दूरी से हम लोग का एमओ है, और आर ऑफ सी एस से हम लोग का एम एस है। सो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। सो M1 क्या है हम लोग का एमओ, R1 का स्क्वायर यानी कि आर ऑफ सी ओ का स्क्वायर, ठीक है, M2 यानी कि एम एस, और आर ऑफ सी M2 का R2 का स्क्वायर, ठीक है, आर ऑफ सी एस का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। अभी इधर करना माइनस डालना, क्या डालना, माइनस डालना। ये आर ऑफ सी ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब ये जो सेकंड टर्म है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, लेफ्ट साइड मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू आर ऑफ सी ओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेफ्ट साइड इंटू आर ऑफ सी ओ माइनस राइट साइड इंटू आर ऑफ सी ओ, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है हम लोग का, मास ऑफ ऑक्सीजन, और आर ऑफ सी ओ कर देंगे इधर, ठीक है, आर ऑफ सी ओ माइनस राइट साइड का मास, राइट साइड का मास क्या है, एम एस आर ऑफ सी ओ, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और तीन डिवाइडेड बाय करके तीनों मास को जोड़ दो, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ एस, ठीक है। सो हमने क्या किया है, सबसे पहला जो स्टेप है इसको हमने सेंटर माना, और सेंटर मानने के बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया। सो M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, सो ये M1 M0 हो गया, R का स्क्वायर यानी कि R ऑफ CO का स्क्वायर, प्लस M2 कितना है हम लोग का, MS है, R2 का स्क्वायर, R2 क्या है हम लोग का, M ऑफ CS का स्क्वायर, इधर करके माइनस लिखेंगे, और इधर क्या डालेंगे, ब्रैकेट। R ऑफ CO हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ये M R ऑफ CO ये लेफ्ट साइड का लिख दे, ठीक है, माइनस करके राइट साइड का लिखेंगे, MS R ऑफ CO डिवाइडेड बाय तीनों मास को जोड़ दो, M0 MC और ये MS, ठीक है। इसके बाद इसमें स्क्वायर लगा देना लास्ट में ऐसे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है, ये याद हो जाएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन इंटरप्रेटेड मतलब हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज मोर कंपेरिजन टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था वो आता था M1 M2 बाय M1 प्लस M2, है ना, इंटू R0 का स्क्वायर। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आता था, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। जब इसको और इस इक्वेशन को देखोगे ना आप लोग, तो ये वाला जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। Therefore, B value for polyatomic molecules is less than in comparison with diatomic molecules. So B क्या होता है हम लोग का, ये सेम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है ना, उसी प्रकार से है। सो B इज इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I इंटू सी, है ना। अभी मैं इधर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कंपेरिजन कर रहा हूँ, इसको मैं पॉलीएटॉमिक मान रहा हूँ, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक है, ये हम लोग का डायटोमिक है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो B आएगा वो क्या आएगा, H स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I सी। क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का I ज़्यादा है तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे I का वैल्यू बढ़ेगा B का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए I का वैल्यू बढ़ा तो B क्या होगा, कम होगा। B के कम होने से एनर्जी देखो, एनर्जी हो जाता है BJ इंटू J+1, ठीक है। सो अगर I बढ़ा तो B क्या होगा, कम होगा।
बी कम होने से एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है, किसमें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, किसके कंपैरिजन में, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, है ना। सो वही लिखा है, बी वैल्यू फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज लेस देन इन कंपैरिजन विद डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो बी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज लेस। क्यों लेस होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, किसका, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। देयरफॉर स्पेक्ट्रल लाइन आर देयरफॉर स्पेक्ट्रल लाइन विल बी मोर क्लोजली प्लैग्ड, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग का आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन में जो स्पेक्ट्रल लाइन क्लोज आता था ना, उसी प्रकार से जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, मोर क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है। बाकी अगर आपसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसमें IA IB ये सब चीज़ बता देना, फिर जो एनर्जी लेवल्स कैसे होता है वो बता देना। उसके बाद सिलेक्शन रूल जिस प्रकार से मैंने बताया था ना, वो पूरा प्रोसेस आप सभी लोग दोहरा सकते हो उसके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करके लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सब चीज़ आप सभी लोग डिराइव करके लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर दिए, फिर उसके बाद जो एनर्जी लेवल है उसको बता सकते हो, है ना। कंपेरिजन कर सकते हो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल्स ये होता है और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल ऐसे होता है। तो बी लेवल जो बी है ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कम होता है, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हो।